ये 10th में भी था। एक चीज बताओ, ध्यान से देखना, पहले कभी ड्रॉ करने बैठ जाऊं। ये एक प्रिज्म है, ठीक है जी। और ये इस पे हो गया नॉर्मल। अब तो तुम्हें अच्छी तरह पता चल गए होंगे, ये नॉर्मल हो गया। ये आई एक लाइट, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट। और ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो दो पार्ट में अलग अलग हो गई है। इसमें एक पार्ट हुआ रेड, जो बहुत कम डेविएट होगा, और एक डेविएट होगा वॉयलेट, या ब्लू पार्ट बोल दो, वो ऐसे चला गया। ठीक है जी। तो जो रेड वाला पार्ट है वो ऐसे गया, और ब्लू वाला पार्ट इस तरीके से बाहर आ गया। ब्लू या वॉयलेट जो भी है, यहां तक क्लियर होता है सबको? ये वाली बात बोलो भाई, क्लियर है ये वाली यस चीज? सर। अच्छा। यस सर। अब एक चीज ध्यान रखो, उस न्यूमेरिकल का बेस करवा रहा हूं पहले। सबसे पहले तो एक चीज सीख लो आज के बाद, हमेशा याद रहेगा, कोई सा भी प्रिज्म हो दुनिया का, जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, यानी अगर यहाँ पे एयर है, कोई भी रेयर मीडियम है, यानी अगर ये मीडियम रेयर है प्रिज्म के रेस्पेक्ट में, और ये डेंसर है, तो लाइट हमेशा जो रिफ्लेक्ट होती है अंदर जाके बेस की तरफ जाती है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा लॉजिक है, कभी गड़बड़ नहीं करोगे, लाइट हमेशा बेस की तरफ जाएगी, जहां उसका बेस होगा। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, अगर इन दोनों को मुझे वापस कंबाइन करना हो, यानी मुझे इन दोनों रेड लाइट को मिलकर दोबारा व्हाइट लाइट बनानी है, तो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कभी सुनाओ 10th में क्या करना चाहिए? सर दूसरा प्रिज्म लगा देंगे उल्टा करके। ये बात सही बोल रहे हैं लोग? बोलो भाई। यस सर। यस सर। ये प्रिज्म बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए? बोलो। सर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, लेकिन उल्टा लगा दो ऐसे करके। इसका एंगल ऑफ प्रेस इस मेटेरियल, कुछ भी चेंज मत करना, कुछ भी चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम एंगल ऑफ प्रिज्म इसका सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है। अब ये वाली लाइट, रेड लाइट, इसके अंदर गई, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए रूल दे दिया कि लाइट हमेशा बेस की तरफ जाएगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर है। जब आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ का ड्रॉ कर दूं, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, तो मैं ड्रॉ नहीं करना चाह रहा, फिगर बहुत कंजस्टेड हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जाएगी ऐसे। और ये वॉयलेट है, वॉयलेट थोड़ा ज्यादा नीचे ले ली, मैं थोड़ा सा और सही से ले लेता हूं ऊपर। ये आपकी वॉयलेट है जो इस तरह से जा रही थी, क्योंकि वॉयलेट हमेशा रेड से ज्यादा होती है। तो ये प्रिज्म वापस क्या करेगा, उसे यहां पे, और ये जो रेड लाइट थी ये यहां पे इस तरीके से, और ये जो हमारा वॉयलेट कलर था दोबारा, क्योंकि वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, वो इस तरीके से हो जाएगा कंबाइंड। और जब ये यहां से जाएगी तो ये इस तरीके से निकलेगी, और यहां पे स्क्रीन पे फिर क्या नजर आएगा बताओ? व्हाइट लाइट नजर आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई, क्लियर है वाली बात? नहीं है? यस सर। बोलो भाई सब लोग। यस सर। यस सर। सर अबे यस सर इसलिए नहीं कह रहा मैं कि तुम्हें व्हाइट लाइट समझ में आई, तुम्हें ये भी समझ में आई कि ये दो रे पहले ऐसे गई इस प्रिज्म पे, उसके बाद ये उस तरफ गई, तो ये भी समझ में आना चाहिए। अलग से बताया था, क्योंकि फिगर में नहीं कर सकता पंगा में। ये ध्यान से देखो इस चीज को, यहां बता रहा हूं अलग से, किसी को ना समझ में आई हो कि वो दूसरे प्रिज्म ऐसे क्यों जाएंगी, क्योंकि दूसरा प्रिज्म ऐसे उल्टा है इस तरीके से। तुम पूछोगे नहीं, पर मैं बता देता हूं। तो दूसरे प्रिज्म में जब तुम नॉर्मल देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ये आपका ये हो गया नॉर्मल, ये इस तरीके से बनेगा। तो जो लाइट इस तरीके से पहुंची है इस पे, यहां पे ध्यान रखना, तो रेयर टू डेंसर में अब ये नॉर्मल आया, अगर मैं एक सेकेंड, ऐसे नहीं आ रही बल्कि ये ऐसे आ रही है रेड वाली, तो ये नॉर्मल आ गया। तो नॉर्मल की तरफ ऐसे, नॉर्मल की तरफ जाएगी, यानी बेस की तरफ जानी है। और जो वॉयलेट वाली आती है, जब इस पे करेंगे तो वो भी बेस की तरफ जाएगी, तो यहां पे जाके कंबाइंड हो जाएंगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको, नहीं हो रही है?
लाइट हमेशा बेस की तरफ चलती है। बोलो, क्लियर है बात नहीं है? Yes, sir. बताओ भाई, ये बात क्लियर है या और क्लियर करूं? यस सर। तो इसका मतलब आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो न्यूमेरिकल में? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो कि अगर आपने दोनों प्रिज्म बिल्कुल आइडेंटिकल लिए, कैसे कि उनका एंगल ऑफ प्रिज्म भी सेम था, मटेरियल भी सेम था, तो व्हाइट लाइट सारी की सारी जो है मतलब जो कन्वर्ट हुई थी रेड में और वॉयलेट में, दोबारा से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अगर मैं जो उस क्वेश्चन में कर रखा है, कितने लोगों ने वो क्वेश्चन पढ़ा है? ध्यान से बताओ, कितने लोग क्वेश्चन पढ़ के देखा है बस? क्योंकि जिसने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैं इतनी मेहनत करूं उसके लिए क्या फायदा उसमें? कितने लोगों ने वो क्वेश्चन पढ़ के देखा है? क्योंकि होना तो था ही नहीं, खैर उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, पर पढ़ के भी नहीं देखा हो तो गलत बात हो जाएगी। अब बताओ, मैं उस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन यार? किस क्वेश्चन में बात चल रही है भाई हमारी? कोई बताएगा? The question number 23 NCRT. मैंने क्वेश्चन बोला था जो लास्ट में मैंने यस प्रिंसिपल सर, वो बोला पढ़ के भाई, देखा था। और वो क्वेश्चन ये समझो प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं छुड़वा दूं तो मैं तो फिर फ्री हो जाऊंगा, लेकिन क्या उससे तुम्हारी बात में मजा आएगा तुम्हें? और वो नंबर क्वेश्चन का है, मैं आपको बता दूं, 9.23। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ वो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंसिपल है ही नहीं एनसीईआरटी में। 9.23 पढ़ेंगे अब। तो वो क्वेश्चन में अगर आप देखो, आपके सामने एनसीईआरटी हो, तो उसमें ये बताओ, किसने भी पढ़ के देखा हो, उसमें एक ही टाइप के प्रिज्म है या दो अलग अलग ग्लास के प्रिज्म है? ये देखो। सर सर अलग दो अलग। और वो अलग अलग नाम पता है किसी को? क्या क्या नाम है उसके? सर क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास। हाँ, तो इसका मतलब किसी ने पढ़ के देखा है। तो ध्यान रखो कि अगर मैं दो अलग अलग प्रिज्म ले लूं तो मुझे ना वो दो अलग अलग फिनोमिना मिलती हैं। और वो जो दो फिनोमिना मिली वो इतनी भयानक मिली, आप सोच नहीं सकते, उसका लाइफ में बहुत यूज है आपके। तो उस फिनोमिना पे हमें बात करनी है। तो इसे ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये सिर्फ पता होना चाहिए, अगर दो आइडेंटिकल प्रिज्म आप उल्टे लगा दें तो वापस वो व्हाइट लाइट जो है व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात तो हमें समझ में आती है। और जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, तो ना डेविएशन ना डिस्पर्जन, कुछ भी नहीं है। यानी नो डिस्पर्जन नो डेविएशन, कुछ नहीं होता यहां पे। नो डेविएशन, नो डिस्पर्जन, सब। क्योंकि व्हाइट लाइट जो है, लाइट जाती है, जो वापस जो लाइट जाती है वो पैरेलल हो जाती है और कोई डिस्पर्जन हमें नहीं मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, इसे नोट कर लो। इन चीजों, ये ऐसा नहीं है कि सर ये क्वेश्चन का 3 नंबर में आएगा, बात ये नहीं कि हर क्वेश्चन, लेकिन इसी क्वेश्चन से हम उसकी कड़ी ढूंढेंगे। और अब देखो, मैंने आपसे पहले कहा था ये खत्म हो रहा है आज प्रिज्म। तो जब खत्म होगा ना तो वो ज्यादा भयानक होता है क्वेश्चन। खत्म हुआ टॉपिक हमेशा ज्यादा टेंशन देता है, ये ध्यान रखना बस। तो खत्म वाले को ध्यान से करना है। बताओ, रब करूं इसे? यस सर। अब यस सर। गौर से अब ध्यान से सुनो, जिसने नहीं पढ़ा, जिसने कुछ देखा ही नहीं उसमें, उसके लिए दो बात बता दूं मैं आपको पहले। उसने दो अलग अलग प्रिज्म लिए हैं, अलग अलग ग्लास के। सुनो ध्यान से, पहला तो लिया है उसने क्राउन, क्राउन ग्लास। ये ग्लास की अलग टाइप होती है, क्राउन ग्लास प्रिज्म, एक तो क्राउन का लिया है। दूसरा लिया है उसने फ्लिंट, फ्लिंट एक अलग टाइप होती है ग्लास की, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। इन दोनों की खास बात क्या होती है ये भी बता दूं। फ्लिंट ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन से ज्यादा होती है, नोट कर लेना। ये आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, मैं बताता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, ये नोट कर लो, ये आपको नहीं पता होगा। फ्लिंट ग्लास ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास। ये चीजें नोट करो, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, पर अभी तो लिखनी पड़ेगी। नोट्स में तो लिखो कम से कम, जिससे आसान हो जाए। क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ा होगा किसी ने, उसे पता ही नहीं चला होगा इसमें हुआ क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है फ्लिंट ग्लास की, क्राउन ग्लास से ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर उसमें आप गौर करें तो उसमें दो केस दिए हुए हैं। पहले केस में कोई पढ़ के बताए, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा हो जाएगा जैसे मुझे ही ज्यादा जरूरत है और आपने पढ़ के ही नहीं देखा। वो पहले केस में उन दोनों प्रिज्म को यूज करना चाहता है, पर वो चाहता क्या, जरा ये कौन बताएगा? ये बोलो, इस बात को कौन बताएगा कि पहले केस में वो क्या चाहता है उन दोनों को यूज करके? बोलो भाई, अब इतना तो बताना पड़ेगा किसी को।
अब ये गलत बात है, आप ऑनलाइन में घर घर के बैठ के भी आप इतना क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हो। मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाना चाह रहा हूँ, अब इतना तो हलवा नहीं है भाई। सर वो वाइट लाइट को अब तुम अभी हैंड टू हैंड पढ़ के इसमें ड्रामेबाजी हो जाएगी क्वेश्चन में अच्छी खासी। ये पढ़ के दिमाग लगा के तब बोलना था, घर पे पढ़ के। कोई किसी ने भी नहीं पढ़ा? सर हाँ सर। सर मेरी बुक में क्वेश्चन ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं? इसमें है यू आर गिविंग अ मेड ऑफ क्राउन ग्लास एंड फिल्म ग्लास प्रिज्म। दो अलग अलग प्रिज्म है। 9 ये हो सकता है एनसीईआरटी बुक अलग अलग हो, आगे यस सर, पीछे मेरी नहीं बुक हो। में भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन नहीं है तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में? यस सर। सर मिल ही नहीं रहा है किसी भी क्वेश्चन में। नहीं मिल रहा है? नहीं सर, आप जो हमने जो लाइन भेजी उसमें तो नहीं मिल रहा है एक भी क्वेश्चन। मैं सेंड करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रिज्म पे। मतलब अगर बात करें तो इस पे चाहे ये पूरा क्वेश्चन आए चाहे इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रिज्म पे। बाकी तो न्यूमेरिकल है। अब मैं बता दूं वो क्या कह रहा है, मैं फिर इस क्वेश्चन को सेंड एक्सरसाइज करूंगा। में हाँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। तो फिर तो नहीं है सर, एनसीईआरटी हाँ एक्सरसाइज में नहीं है। सुन लो तो मैं बता दूं क्या कहता है। वो ए पार्ट में चाहता है कि इन दोनों प्रिज्म को यूज करना चाहता है, ठीक है जी। और वो ये चाहता है कि डेविएशन तो हो लाइट में, डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट, बट नो डिस्पर्जन ना हो। वो इन प्रिज्म को यूज करना चाहता है कि डेविएशन तो हो पर डिस्पर्जन ना हो। तो इसका मतलब ये बात तो समझ में आती है कि आइडेंटिकल प्रिज्म नहीं ले सकते, क्योंकि आइडेंटिकल में तो ना डिस्पर्जन होगा ना डेविएशन होगा। पर वो चाहता है कि दो प्रिज्म को कैसे यूज करूं कि मुझे डेविएशन तो मिले डिस्पर्जन ना मिले। अब आधे लोगों को तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इस पे क्वेश्चन अगर बन गया तो मतलब आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आपको आइडिया नहीं है। तो पहले आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 9.23 डालो, मैं आपको सेंड करता हूं ग्रुप के बाद। इसका पार्ट लिख लो जो ये कह रहा है। 2 ग्लास है, क्राउन और फ्लिंट। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रिज्म पे, इजी वाले सब हो गए। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग फिर। तो फिल्म ग्लास की रिफ्लेक्टिवनेस क्राउन से ज्यादा होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये दोनों के बारे में। प्रिज्म में मैक्सिमम 2 ही तरीके के ग्लास यूज होते हैं, आइदर क्रोम और एक फ्लिंट। और इसमें पहला पार्ट है कि वो चाहता है डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट का लेकिन डिस्पर्जन ना हो। ये नोट करो पार्ट। मुझे अगर आप पढ़, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ही लापरवाही पता चली मुझे। अगर आपने पहले से ढूंढना होता एनसीईआरटी में, पढ़ा होता, तो आप मुझे सेंड कर चुके थे ग्रुप पे। क्योंकि अब नई एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। अब एग्जाम में वो दे के बैठ जाएगा, फिर क्या करेंगे? कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा हमें बीच में से, फिर बैठे रहेंगे यार ये तो क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं। पेपर हमारे हिसाब से तो दे नहीं रहा ना वो, तब तक तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दिया होता। टर्म 1 को भुक्तभोगी होने के बाद, इतना भोग चुके हम लोग टर्म 1 से, आपने देखा है कि कुछ सोचेगा आपके बारे में? कुछ सोचेगा ही नहीं वो आपके बारे में। अब डेविएशन होना चाहिए पर व्हाइट लाइट का, पर डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। अब इस बात का मतलब समझो पहले। क्वेश्चन कितनी लाइनों का है पता है? ये सिर्फ 3 लाइनों का। 3 लाइन सोचो। अब इसे छुड़वा दूं तो 3 लाइन कौन सा आफत कर देंगे हमारी जिंदगी में अगर हम नोट्स में लिख लें। लेकिन उसकी कहानी ऐसी है कि जो पढ़ेगा उसे समझ में भी नहीं आने का ये तो अब ध्यान से सुनो कि डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट उसे चाहिए पर डिस्पर्जन नहीं चाहिए। आप कहोगे सर इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है? एक बात बताओ, आप लोग स्पेक्स लगाते हो, किसी के उसमें कॉन्वेक्स लगेगा, किसी में कोई लेंस लगा हुआ है, ठीक है। और अब तो मेरा भी चश्मा बन के आ गया है। कल 0.75 मेरी आईसाइट वीक हो गई है, पास वाली। हालांकि मैं लगा नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे शौक सा हो रहा है कि मेरी आईसाइट वीक कैसे हो गई, लेकिन फिर भी हो गई तो हो गई। तो उसमें एक बात बताओ, आप किसी व्हाइट बॉडी को देख रहे हो, ये कोई व्हाइट बॉडी है, कोई भी व्हाइट बॉडी, कोई आप वॉल पेपर देख रहे हो, कोई भी चीज देख रहे हो, और इस आपको पता है डेविएशन इसलिए जरूरी है कि अगर डेविएशन नहीं होगा तो इमेज बनेगी कैसे? जब लाइट कन्वर्ट डेविएट होती है या डाइवर्ज होती है तो अपने पास से डेविएट होती है, तब आपस में टकराती है तो इमेज बनती है। तो डेविएशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इमेज बननी है। लेकिन अगर वो व्हाइट लाइट आपका लेंस कलरफुल बना दे, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, तो ये आपके लिए अच्छा है कि जो व्हाइट बॉडी थी वो आपको कलरफुल दिखाई दे रही है। तो ये अच्छी बात होगी आपके लिए, बुरी बात होगी? बताओ। सर बुरी बात होगी ना। बुरी बात हो गई ना यार। आप किसी व्हाइट बॉडी को देख रहे हो यार, कोई चीज व्हाइट है, आप कहीं म्यूजियम में गए, व्हाइट कलर की मूर्ति है, आप उसे देख रहे हो, एक कह रहा है देखो कितना अच्छा व्हाइट कलर है, आप कहोगे हाँ बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो वो कहेगा भाई व्हाइट कलर कहाँ, ये तो व्हाइट है, तुम्हें कैसे कलर दिखाई दे रहे हैं? अब तुम्हारा चश्मा क्या कर रहा है, उसे
व्हाइट कलर को सादों कलर में कन्वर्ट करके दे रहा है, तो वो कौन सी अच्छी बात होगी भाई? हम व्हाइट को व्हाइट की तरह देखना चाहेंगे? ऐसे तो हम व्हाइट को कभी देख ही नहीं पाएंगे कलर को। तो वो ये कहना चाहता है कि हम दो ग्लास प्रिज्म को यूज करना चाहते हैं जिसमें डेविएशन तो हो। अच्छा, ये समझ में आया डेविएशन क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में? अगर डेविएशन वर्ड ही नहीं होगा, लेंस अगर डेविएट नहीं करेगा तो इमेज बन पाएगी लाइफ में कभी भी? फिर तो रेज हमेशा ऐसी होंगी और सीधी निकल जाएंगी। बोलो, क्लियर आई बात? नहीं आई समझ में? यस सर। यस सर। मेरा क्वेश्चन का मुद्दा समझ में आया? वो क्यों चाहता है कि डेविएशन तो हो पर डिस्पर्जन ना हो? क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अच्छा जी, अच्छा जी। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, क्योंकि ये प्रिज्म का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके लिए दो चीजें देखो, आपको डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। तो डिस्पर्जन के लिए आपके पास दो प्रिज्म है। पहले मैं दो प्रिज्म देख लेता हूं भाई। एक प्रिज्म ये है, ये क्राउन के लिए है, तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम ए रख दो क्योंकि ये क्राउन है, ठीक है जी। और चाहे तो इसके नीचे सी लगा दो, याद रहेगा कि भाई ये क्राउन ग्लास के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म है। और क्राउन ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होती है, तो इसका नाम एन और सफिक्स में सी लिख दो। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई एनसी, ठीक है जी। ये हो गया काम। और एक प्रिज्म और है, और वो इसका जैसा आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, ये बात तो तय है। क्योंकि आइडेंटिकल अगर हो गया तो डेविएशन भी नहीं मिलेगा, तो इमेज कैसे देखोगे? तो आइडेंटिकल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फ्लिंट ग्लास हो गया, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश, या इसका नाम रख दो ए एफ, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम रख दो एन एफ, ठीक है जी। ये सारी चीज हो गई। इन प्रिज्म को कैसे यूज करें, यानी इनके एंगल अलग अलग हैं, कौन सा एंगल किसका बड़ा रखें छोटा रखें, क्योंकि आइडेंटिकल नहीं रख पाओगे। दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है और एंगल भी अलग है, तो कौन सा एंगल बड़ा रखें, कौन सा छोटा रखें, और कैसे रखें इन्हें? जैसे आपने बोला कि सर एक को सीधा रखो, एक को उल्टा रख दो, इसमें तो नहीं पता कैसे रखें। तो इन दोनों प्रिज्म पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले आप प्रिज्म लेट कर लो कि लेट इस तरीके के आपके प्रिज्म है। आपको एग्जाम में भी अगर ऐसा कुछ है तो आप मान लेना कि ये क्राउन ग्लास है, ये फ्लिंट ग्लास है, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ए एफ और एन सी नाम रख दो। जहां क्राउन आ रहा है वहां सी सी रख दो, जहां फ्लिंट आ रहा है वो एफ रख दो। अब देखो, ये क्वेश्चन छोड़ने में मेरे को तो बचाव होता, मैं तो बच जाता इस क्वेश्चन को छोड़ने में। लेकिन क्या होगा इन केस अगर एक क्वेश्चन भी छोटा सा इस पार्ट पे बन गया तो आप छोड़ के आ जाओगे। क्वेश्चन तो सारे आपको आ गए प्रिज्म पे, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो कैसे छोड़ के जाए, ये भी तो बात है। और ये हेडिंग लिख लो कि डेविएशन होना चाहिए व्हाइट लाइट का, पर डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। बताओ भाई। अच्छा, कितने लोगों को मैंने बोला था फॉर्मूले लर्न करने हैं? डिस्पर्जन जो होता है थीटा, जिसे हम एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं बेसिकली। डिस्पर्जन का मतलब ये, उसका एंगुलर डिस्पर्जन चेक कर लो। कितने लोगों को डिस्पर्जन का फॉर्मूला पता है भाई? अब ये बताओ। मैंने बोला था डिस्पर्जन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्पर्जन हम किस किस कलर में चेक कर लेते हैं? Sir, violet or red? Sir, violet और red में। ये तो ये बताना पड़ेगा ना बेटा, जल्दी बताया करो इस बात को। एक का फॉर्मूला होता है डेल वी, ले लो एक को, और एक Minus का ले del लो R. Del R into A. इनटू ए आ गया, ठीक है जी। तो ये तो आप लिख दो ऐसे क्राउन ग्लास के लिए, फॉर क्राउन ग्लास, फॉर क्राउन ग्लास। और अगर डेल को यूज करते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो यहां आता था एनवी, और ये आता था एनआर, और ये हो जाता था इनटू ए। तो हमने उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट कर लिया, ये आपको पता ही था। तो ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया एंगुलर डिस्पर्जन फॉर क्राउन ग्लास। और जनरल फॉर्मूला आपके पास वही है जो होता है, बिकॉज ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा बराबर नहीं, पहले डेविएशन का भी लिख दूं ना। डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल बराबर n माइनस 1 इंटू ए। ये सारे फॉर्मूले रिकॉल है आपको? नहीं है भैया, ये बताओ पहले। Yes, sir. इसके फॉर्मूले अच्छा, कभी पता है मैं मेहनत करता रहूं और आपको फॉर्मूले समझ में आ रहा है, और आपका सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। कोई टीचर इस दुनिया का कुछ नहीं कर सकता। वो कितना अच्छा पढ़ाना चाह रहा है उस बात पे डिपेंड नहीं करता, बच्चा उसको कितना फॉलो कर रहा है इस बात पे कर रहा है। मैं तो क्वेश्चन छुड़वा देता ये वाला, नहीं तो अभी। लेकिन अगर आपको इसको करना है तो ध्यान से करना पड़ेगा। सर डेल बी माइनस डेल आर में इंटू ए नहीं आएगा ना? यस सर, ये नहीं आएगा। हाँ तो ये बताते जाओ, यहाँ आएगा, यहाँ तो सही है, यहाँ पे आएगा। अच्छा जी, अब एक बार लिख देते हैं फ्लिंट ग्लास के लिए। यही तो होती है पढ़ाई कि देख के बता दो कि मैंने क्या गलत लिख दिया। फॉर फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट के लिए मैं थीटा की जगह थीटा डैश मान लेता हूं। तो मैं डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिख देता हूं एनवी, क्योंकि वो जो अपना वॉयलेट कलर बनाएगा उसका नाम डैश लगा दो, वो जो रेड कलर बनाएगा उसका नाम डैश लगा दो, और उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसका नाम डैश लिख दो, क्योंकि उसका एंगल ऑफ प्रिज्म को हमने एक काम करते हैं, फ्लिंट ग्लास तो हमने लिख ही दिया पर डैश लिख देते हैं यहाँ पे। उसके एंगल ऑफ प्रिज्म हमने डैश लगा दिया, उसके एंगल ऑफ प्रिज्म हमने डैश नहीं लगाया।
ये बताओ क्या ये लिखना आपको समझ में आया नहीं आया कि फ्लिंट ग्लास के लिए अलग फॉर्मूला लिख लिया, क्राउन के लिए अलग लिख लिया? Yes, sir. अब काम हो गया सोनो, डेरिवेशन भी हो गया तुम्हारा। आप कहोगे सर अभी तो लिखा ही है, हो कैसे गया? तो अगली लाइन में डेरिवेशन हो गया। क्वेश्चन समझना ही तो बड़ी बात है, होने में तो 2 मिनट लगती हैं। वो क्या चाहता है, डिस्पर्जन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ मुझे टोटल। सर डिस्पर्सन नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। सर नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है जो सर क्राउन नहीं ग्लास, होना चाहिए। हाँ तो सुनो, जो क्राउन ग्लास डिस्पर्स करे और जो फ्लिंट ग्लास डिस्पर्स करे, करेंगे तो दोनों ये, पर दोनों का नेट डिस्पर्जन अगर 0 हो जाए तो हम सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पे हम कहेंगे नेट डिस्पर्जन मस्ट बी 0। द नेट डिस्पर्जन मस्ट बी 0। दोनों का नेट डिस्पर्जन 0 होना चाहिए। तो पहले का डिस्पर्जन कितना है भाई, हम कहेंगे थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 0। अब थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, एनवी, जहां पे सिर्फ डैश नहीं लग रहा हो, सब क्राउन के लिए, एनआर इंटू ए प्लस एन वी डैश माइनस एन आर डैश इंटू ए डैश बराबर 0। इक्वेशन हो गई आपके पास थर्ड। बताओ ये इक्वेशन आपको समझ में आई? क्यों, कहां से आई ये इक्वेशन? वो कहता है सब Yes, sir. ये 0 होना चाहिए। बोलो भाई। तो भाई अगर ये समझ में आ रही है तो अगली लाइन में आंसर हो गया तुम्हारा। तुमने करा क्या, सिर्फ वो फॉर्मूले तो लिखे जो तुम जानते हो, फिगर मैं बना दूंगा, हो गया काम। तो वो कहता है ये नेट सम 0 होना चाहिए, वो कहता है 0 होना है, तो हम लेके चल रहे हैं, ऐसे क्या बात है, यहां तक उतार लो। देखो मैंने हमेशा एक चीज बोली है, मैं एवरेज पे काम नहीं करता, आप ध्यान रखो। एवरेज पेपर करके जो जाएगा और पेपर जब टफ आता है तो वो बच्चे कहते हैं अरे पेपर बिगड़ गया। जिसकी तैयारी अच्छे लेवल की होती है तो जब बेकार पेपर भी आता है वो कहता है सर अच्छा हुआ हमारा। तो मैं वो वर्ड सुनना चाहता हूं जो मुझे सुनने को मिले कुछ बच्चों से, चाहे वो मेरे बैच के हो, चाहे वो मेरे कहीं जहां पे मैं पढ़ाता हूँ गेस्ट फैकल्टी वहां पे हो, जो अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे लेके चलता है। अब तुम्हारे नोट्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कौन सा काट थोड़ा खाएगा, तुम्हें नोट्स में होना चाहिए। अब कोई क्वेश्चन नोट्स में ही नहीं है तुम्हारे, तुम जानते ही नहीं उसके बारे में, तो क्या करोगे? अब नोट्स में है, मन करे तो पढ़ के चले जाना, जब कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्या दिक्कत है। तो नोट्स में सारी चीज होनी चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सर हमें तो मजा नहीं आ रहा। अबे मजे के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, कभी कभी मजा आएगा, कभी मजा नहीं आएगा। अब अगर ये 0 होना चाहिए तो हमारा काम हो गया है। और अगर आपने सब उतार लिया है तो ध्यान से सुनो, बस एक इक्वेशन आपको लिखनी थी। अब इसको क्या ऐसे कर सकते हैं, प्लस वाली टर्म को राइट साइड में ले जाए, तो जरा चेक करो ये ऐसे आ सकता है, या ये वाली टर्म देखो गौर से देखना आराम से, एन बी डैश माइनस एन आर डैश इंटू ए डैश बराबर माइनस एन वी माइनस एन आर इंटू ए। चेक करो, मैं इस वाली टर्म को, ये जो पूरी की पूरी टर्म है, इसको इक्वल के उधर ले गया तो माइनस में जाएगी नहीं जाएगी, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो सुनो अगली लाइन में आंसर आ गया। यहाँ पे ए डैश चेक करो, क्योंकि तुम्हें एंगल चेक करना था, एंगल बड़ा रखें छोटा रखें बराबर रखें। तो ए डैश बराबर हो गया माइनस एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन में एन वी डैश माइनस एन आर डैश। और भैया इस फॉर्मूले को उतारो, फिर से बताता हूं ये क्या समझा रहा है। और तुम्हारा डेरिवेशन हो गया 2 नंबर का, एक पार्ट इसका 2 नंबर का है, उतार लो। अब मैं बताऊंगा कि इससे तुम्हें क्या जानकारी मिली। तुम्हें तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में, लेकिन अभी बता दूंगा, कहोगे अरे यार ये तो बड़ा सिंपल हो गया। उतारो आराम से, बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ा होता ना तो तुम ग्रुप पे सेंड कर दियो तब तक कि सर हमारी बुक में तो क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने कल ही बोल दिया था क्वेश्चन करना है हमें। तो ये तो बोलोगे ना आप लोग। बोर्ड जो है न्यूमेरिकल देखते हुए ये नहीं देखेगा कि तुम्हारी एनसीईआरटी में है या नहीं है, ये ध्यान रखना बस, वो कोई भी कॉन्सेप्ट दे देगा। Done, sir. डन हो गया। अब गौर से देखो जरा, मैंने तुम्हें बताया था फ्लिंट ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डिस्पर्जन भी ज्यादा करेगा। ये वाली वैल्यू फ्लिंट ग्लास के लिए ना डैश आ रहा है, ये होती है क्राउन ग्लास से ज्यादा। तो ये बताओ ये वैल्यू कैसी आएगी, जब डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ न्यूमरेटर कम हुआ, तो ए डैश की वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी, ये बताओ। Sir, ज़्यादा। ये सर कौन सा कम है? आएगी। कम आएगी सर। और कम आएगी क्योंकि माइनस में है। जब ये है फ्लिंट ग्लास के लिए वैल्यू, और मैंने लिखवा दिया फ्लिंट ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है,
तो फ्लिंट ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका ये डिफरेंस भी ज्यादा होगा। क्राउन ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, उसका ये डिस्पर्जन भी कम होगा। तो ये डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ, न्यूमिनेटर कम हुआ, तो ए डैश 100% लेस देन ए के आएगा। तो ये तो पता चल गया था कि फ्लिंट ग्लास का जो एंगल है वो कम रखा जाना ए से। आप कहोगे सर माइनस क्या बता रहा है, तो वो कहता है अगर ए को आप पॉजिटिव साइड में रख रहे हैं तो बताओ ए डैश को क्या करना पड़ेगा, सोचो माइनस क्या बताएगा यहाँ पे। अगर ए को वो कहता है क्राउन को आप सीधा रखेंगे तो फ्लिंट को कैसा कर देंगे सर बताओ। दूसरी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन बताएगा ये। तो बता रहा है दोनों को उल्टा रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या रखना है बताओ, बात क्लियर हुई नहीं हुई ये वाली बात? यस नहीं, सर। ये वाली बात आप लोगों को समझ में नहीं है। ये वाली बात, एक प्रिज्म का एंगल दूसरे वाली टर्म्स में माइनस आ रहा है, तो ये बता रहा है कि ए डैश जो होगा वो दूसरे एंगल के रेस्पेक्ट में माइनस आ रहा है। ये ए डैश है फ्लिंट ग्लास का एंगल, तो आप क्या कहेंगे, ए डैश एंड ए, आप कहेंगे माइनस साइन बता रहा है, ए डैश एंड ए आर इन अपोजिट साइड, आर इन अपोजिट साइड। इनको अपोजिट साइड में हमें ऐड मतलब लगाना है। बताओ ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यस सर। यस सर। तो दो बातें पता चली इस कंडीशन से। एक बात ये पता चली कि ए डैश छोटा रखना है हमेशा, और दूसरी बात पता चली कि दोनों उल्टे लगाने हैं। अब कैसे लगाए जाए जरा इस पे देखें, ये कंडीशन उतारो, डायग्राम बनाएंगे इंपॉर्टेंट, इसे उतार लो पूरा। और यहां ये लिख लेना माइनस साइन इंडिकेट दैट, कभी भूल जाओ, माइनस साइन इंडिकेट दैट। अगर उतार लिया तो रब करूं, क्योंकि फाइनल फिगर बनानी है हमें। यस सर। चलो यस सर। अब देखो कैसे इनको तैयार किया गया। तो ए वाले का एंगल बड़ा रखा गया, तो जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया तो पता है क्या रखा गया, क्राउन ग्लास का एंगल ज्यादा रखा गया था, और उसका एंगल जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू रखा गया था तो वो 72 डिग्री का रखा गया था, 72 डिग्री। और ठीक इसके पास फ्लिंट ग्लास रखा गया था उल्टा, क्योंकि वो कंडीशन से पता चला कि वो उल्टा रखा जाएगा, और उसका एंगल छोटा रखना था। तो जब सेट करा गया एक्सपेरिमेंट, काफी सारे एक्सपेरिमेंट कही है कई बार, तो ये जो वैल्यू आई इस वैल्यू को लिख लो, तुम्हें याद नहीं करनी है वैल्यू, ये तो मैं वैसे लिख रहा हूं। ये वैल्यू लगभग 43 डिग्री आई थी, तुम्हें याद बात नहीं करनी, ये तो मैंने लिख दिया। अब ये जो एक कॉम्बिनेशन बैठा, इससे देखना डिस्पर्जन नहीं होगा, डेविएशन होगा। कैसे होगा चेक करो, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, या मैं एक लाइट ऐसे गुजार देता हूं, ये एक लाइट ऐसे आई इस तरीके से, ठीक है जी। अब जब ये लाइट आएगी तो तुम्हें पता है सबसे पहले रेड निकलेगी जो थोड़ी डेविएट होगी, फिर एक वॉयलेट आएगी, वॉयलेट वो इस तरीके से होगी, ये रेड वॉयलेट होगी। और मैंने आपको बताया जो भी रे होती हैं जब वो रे टू डेंसर चलेंगी तो हमेशा बेस की तरफ जाएंगी, ठीक है जी। अब ये ग्लास, ये प्रिज्म है फ्लिंट ग्लास का, ये है क्राउन ग्लास, तो अब क्राउन से फ्लिंट में जाएंगी। और मैंने किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बता रखी है इसमें, जल्दी बोलो, मैंने किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बताई है, किसकी ज्यादा होती है? फ्लिंट। सर फ्लिंट की। तो अब ये इस प्रिज्म से इस प्रिज्म में जाएंगी तो रे टू डेंसर बनेगी, तो अपने बेस की तरफ जाएंगी, तो रेड ऐसे निकलेगी इस तरीके से, और वॉयलेट इस तरीके से इससे कंबाइंड हो जाएगी इस तरीके से। बल्कि ये कम, एक मिनट, ऐसे करके, और ये इस तरीके से, और ये कंबाइंड इस तरीके से होंगी। जब ये इस तरीके से जाएगी तो यहां पे व्हाइट लाइट, यानी ये व्हाइट लाइट ही मिलेगी आपको, आपको डिस्पर्जन नहीं मिलेगा, लेकिन डेविएशन होगा, क्योंकि दोनों लाइट आपस में कैसी हो गई हैं, डेविएट हो गई हैं। अगर इसको पीछे ड्रॉ करें तो ये पैरेलल नहीं है, देखो ये इंसिडेंट रे, देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे, और ये आपकी इमर्जेंट रे, ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो व्हाइट लाइट मिलेगी आपको, बॉडी व्हाइट ही दिखाई देगी, लेकिन डिस्पर्जन नहीं मिलेगा, डेविएशन मिलेगा, तो इमेज जरूर बनेगी। और इसमें एरो जरूर लगाने हैं, नहीं तो नंबर कटेंगे इसमें, अगर इनकेस आ जाए। बनाओ फिगर, ये है इंपॉर्टेंट फिगर जो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का याद होना चाहिए बस थोड़ा सा। तो दो प्रिज्म को इस तरह से तैयार किया जाए तो डेविएशन होगा पर व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन नहीं होगा, तो नो डिस्पर्जन, यहां लिख देना नो डिस्पर्जन। ईमानदारी से बताओ ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में आया कि डेविएशन? एक्सक्यूज मी सर। बेटा
सर आपने जो ये एंगल्स इसमें लगाए हैं 72 और 43 सर ये हटा दो, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा दो। ये एक्सपेरिमेंटल के थ्रू देखा गया था कि क्राउन ग्लास 72 पे और फ्लिंट ग्लास 43 पे ये कंडीशन दे रहा था, पर ये पता लिया था कि क्राउन का एंगल हमेशा ज्यादा रखना है, फ्लिंट का कम। पर ये एंगल हटा दो, मैंने टेंशन ही खत्म कर दी, क्योंकि ना तुम्हें इससे लेना देना ना कुछ करना। पर ये ध्यान रखना, बस एक का एंगल ज्यादा रखा, एक का कम, तुम्हें एंगल याद ही नहीं रखना, क्योंकि ये बात फिर ये तो पता लगा था एंगल ज्यादा है, पर कितना है ये तो वो नहीं निकाल पा रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उस एंगल की वैल्यू भी आ जाएगी, जो फॉर्मूला आया है उससे आ जाती है वैल्यू। तो इसलिए वो तुम्हें याद करना नहीं, उसमें टेंशन क्यों लेनी, इतनी टेंशन ही मत लो। सर हाँ, इतनी टेंशन नहीं लेनी, आपको नंबर यहां पे मिलेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही होता है आपके स्पेक्स में, ध्यान रखो, यही चीज होती है जिसमें आपको प्रॉपर वाइट बॉडी वाइट ही दिखाई देती है। अब जो लेंसेज होते हैं वो भी इसी पे बेस्ड होते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना। जो दूरबीन वगैरह होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, उनमें इन्हीं तरीके से चीजें यूज होती हैं। बोलो भाई, क्लियर है? ये लास्ट, यस सर। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है प्रिज्म का, मुझे करवाना इसलिए था, कम से कम तुम्हारी कॉपी में हो गया है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट आ तो जाएगा। और प्रैक्टिस ही नहीं करते तो कैसे करते बताओ? तुम्हें तो अता पता ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज होती है, ये ध्यान रखना। तो अगर कहो तो इसका बी पार्ट कर ले, 2 मिनट में होगा, एक लाइन में एक क्वेश्चन यस बनती है। सर। दूसरा पार्ट इसका उल्टा है, वो कहता है आपके डिस्पर्जन अगर चाहिए और डेविएशन नहीं चाहिए तो लिखो नो डेविएशन बट डिस्पर्जन, तो लिखो इसके पार्ट में, बी पार्ट में डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब हम कहेंगे उल्टा इसका, उल्टा पार्ट क्या है? बी पार्ट। अब डिस्पर्जन तो चाहिए, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ये वाली पार्ट। ग्लास वही है हमारे पास, क्राउन के और फ्लिंट के। अच्छा एक बात बताओ, वो जो क्वेश्चन मैंने दिए थे कल 3, वो सारे कर लिए या देखे ही नहीं, या एक भी नहीं हुआ क्या इसकी? भाई बाकी लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सच में, और Yes, बोर्ड sir. क्वेश्चन दे रहा हूं मैं रिफ्रेशर से, जिससे आपकी डबल एक्सरसाइज होती रहे। बाकी लोग तो जो अब ऑनलाइन का फायदा यही है कि मेरी एनर्जी वेस्ट करवा रहे हैं, बाकी हान हुई नहीं कर रहे। आयशा गहरी हो गए, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा। समृद्धि क्या हुए, देखे नहीं देखे? यस सर 2 हो गए थे हमारे भी। तो बोलना तो पड़ेगा। अमन करे? Yes, sir. तो सारे हो गए या एक आधा रह गया? गुंजन क्वेश्चन हो गए थे वाले? यस सर। 3 हो गए? सर हाँ सर एक वो जो थर्ड क्वेश्चन था ना वो लिखना नहीं आया, और हाँ, उसमें तो लिखना कैसे है उसे? गुरुजी मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जो लिखना नहीं आया वो है अच्छा तो मैं लिखवाऊंगा, पर पता तो चले कि वो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आधे लोग तो यही नहीं बता रहे, 1 हुए 2 हुए, तो वो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ही बोर्ड के दिए हुए, वो तो मैं बता दूंगा। चलो पहले अब इसकी बात करते हैं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। आपके विदाउट चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए। अब डिस्पर्जन हो जाए पर डेविएशन ना हो। अब तुम्हें याद है मैंने कहा था डेविएशन में मीन लाइट को चेक करते हैं हमेशा, याद आ रहा है? Yes, sir. डेविएशन में मीन लाइट को चेक। अच्छा डेविएशन का फॉर्मूला तो वही है जो आपको पता है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? n -1 × a। ये जनरल फॉर्मूला याद है नहीं है? ये बताओ पहले मुझे। यस सर। ये तो याद है। हम हमेशा मीन लाइट को चेक करेंगे, तो फॉर क्या करेंगे? मीन लाइट तो पहले लिखेंगे फॉर क्राउन ग्लास, फॉर क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास के लिए अगर डेल्टा की बात करें तो यहां पे बस my लगाएंगे। डेविएशन में सिर्फ येलो कलर को, सारे कलर चेक नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब डिस्पर्जन होगा तो रेड और वायलेट थोड़े तो अलग होंगे ही, तो हम कहेंगे भाई डेविएशन हो रहा है ये तो। लेकिन हम चेक करते हैं मीन लाइट को कि मीन लाइट इंसिडेंट लाइट के पैरेलल है या नहीं है, सबको नहीं चेक करते। तो ये हो गया ny -1 × a। ये तो हो गया क्राउन के लिए। ऐसे लिख दो फॉर फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट के लिए डेल्टा डैश लगा दो और वहां पे लिख लो n डैश y -1 × a डैश, क्योंकि एंगल दोनों के अलग अलग ही होंगे। बताओ क्लियर या नहीं?
अभी इस फॉर्मूले को तो ऐसे तो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? यस बताओ। सर। अब बताओ, डेविएशन कहता है जीरो होना चाहिए, तो हम फिर वही कहेंगे टोटल डेविएशन मस्ट बी जीरो। टोटल डेविएशन मस्ट बी जीरो। कहता है डेविएशन नहीं चाहिए, तो टोटल डेविएशन का मतलब है डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर जीरो। ऐसे तो बोलोगे, और क्या बोलोगे कि दोनों का मिला के डेविएशन जीरो रहना है नहीं रहना, ये बताओ। यही तो Yes, है sir. तरीका। तो डेल्टा की वैल्यू है तुम्हारे पास एन वाई माइनस वन इंटू ए प्लस एन वाई डैश माइनस वन इंटू ए इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ ए डैश आ जाएगा। आप ए डैश पता कर लो, क्योंकि हमें एंगल पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एन वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश बराबर माइनस का एन वाई माइनस वन इंटू ए, यानी ये पूरी साइड जो है इसे उधर की तरफ ले गया मैं, ये वाली साइड ये उधर की तरफ जाएगी तो माइनस का हो जाएगी। बोलो कोई क्लियर है या दिक्कत है इसमें? क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो यहां से ए डैश की वैल्यू पता चली दोबारा से कि भैया ए डैश जो होगा वो माइनस का एन वाई माइनस वन अपॉन एन वाई डैश माइनस वन और ए, ये इक्वेशन मिली अगर आपको डेविएशन नहीं चाहिए तो। दो लाइन की इक्वेशन है, बताओ क्या दिक्कत है? लेकिन अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल गया तो अब आप छोड़ के नहीं आओगे, ये बात तय है। आप कहोगे यार हम तो ये भी करके गए थे। इसे मैं रब कर रहा हूं, या जब हो जाए उतार लो तो बताना, फिर डायग्राम बनाएंगे इसका। डन सर। डन हो गया? चलो जी। तो इससे बात क्या पता चली? बात तो यही पता चली कि फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्ट जो एंगल होगा, क्योंकि माइनस आ रहा है तो फ्लिंट ग्लास का एंगल अभी भी छोटा ही रखा जाता है। लिख दो ए डैश लेस देन ए से छोटा ही रखा जाना है। और ये भी बात है उल्टे ही रखे जाएंगे। ए डैश मस्ट बी अपोजिट साइड, मस्ट बी इन अपोजिट साइड। विद ए के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में आएगा वो, विद ए के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड। पर एंगल कितने कितने हो ये कैसे पता चला? तो आपको मैं बता दूं, आपको याद नहीं करने पर ये एक्सपेरिमेंटल के थ्रू पता चला था। क्राउन ग्लास का तो एंगल उन्होंने नहीं छेड़ा, क्राउन ग्लास का तो एंगल उन्होंने 72 ही रखा, क्योंकि वो एंगल बड़ा ही होना था तो उन्होंने उसे नहीं छेड़ा था। ये एंगल तो 72 ही रखा था। पर आपको याद नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्लिंट ग्लास का एंगल थोड़ा सा बढ़ाया था उन्होंने, और बढ़ा के लगभग 62 पे उन्हें वो कंडीशन अचीव हुई थी प्रैक्टिकली। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एन वाई माइनस ए, क्योंकि ये पता चल जाता है जो भी भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो का पता चलेगी येलो के लिए कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट करी तो ये जो एंगल आया ये इस बार थोड़ा बड़ा हुआ आया, और ये वैल्यू लगभग 62 डिग्री की थी, पर तुम्हें याद नहीं रखनी, पहले बता रहा हूं। और जब ये कंडीशन मिली तो डेविएशन तो नहीं मिला, लेकिन डिस्पर्जन पूरा मिला। कैसे मिला पहले ये अरेंज कर लो, उसके बाद फिगर बना रहा हूं। तो ये तो आपके लिए हो गया नॉर्मल, ये तो हल्का सा नॉर्मल हो गया आपके लिए इस तरीके से। तो ध्यान से देखना, मेरे बाद में बनाना, क्योंकि अगर कुछ कई बार क्या होता है कोई सही चीज नहीं बन पाई तो आप रब कर सकते हो उसे। तो जब ये रे ऐसे गई इस तरीके से, ये थी वो व्हाइट लाइट जिसे आप देखना चाह रहे थे, और अब आप देखना चाह रहे हो कलरफुल किसी चीज को, ठीक है? ये व्हाइट लाइट है और आप कलरफुल देखना चाह रहे हो, पर आप डेविएशन नहीं चाह रहे। तो इसमें से रेड लाइट जो होगी वो बहुत कम डेविएट होगी, ऐसे करके वो रेड लाइट ऐसे गई, वॉयलेट इस तरीके से गई, लेकिन इस बार आपको येलो भी लेके चलनी है। तो मैं येलो के लिए ब्लैक कलर दिखा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये येलो भी दिखाई जाएगी। तो ये रेड हो गई, ये वी हो गई, यहां नहीं लिखते, आगे लिख देंगे बाद में। एरो जरूर दिखाना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे एरो पे, ठीक है जी? इस तरीके से। तो यहाँ एरो हो गया, ये हो गया। जब ये यहां जाएगी तो थोड़ा अपने बेस की तरफ जाएगी, तो लगभग इस एंगल पे इसने ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करा, इसने इसको कम रिफ्लेक्ट करा, और ये हल्की सी बस हुई यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से गई। एक मिनट ठहर जाओ, जब मैं बना लूं तब बनाना प्रॉपर।
क्योंकि अगर आपको चीज पता है तो आप सही बना सकते हो एटलीस्ट। ये इस तरीके से गई, पहले ब्लैक वाली बनाओ, येलो वाली पूरी पैरेलल जानी चाहिए, इसके दिखेगी वो इस तरीके से ऐसे। येलो वाली पूरी पैरेलल हो गई थी इंसिडेंट लाइट के, ये है येलो वाली। और ये वॉयलेट वाली इस तरीके से, ये इस तरीके से, और रेड वाली इस तरीके से, ये वाली रेड और वॉयलेट। तो देखा किसे जाता है, वाई वाली को देखा जाता है, जो येलो वाली होती है। येलो वाली व्हाइट लाइट के बिल्कुल पैरेलल मिलती है, तो हम कहते हैं डिस्पर्जन तो हुआ पर डेविएशन नहीं हुआ, विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। तो आप इसमें आपको डिस्पर्स और एरो जरूर दिखाने हैं हर पार्ट पे, जहां जहां डेविएशन हुआ है यहां एरो दिखा दो। बताओ अब ये बात क्लियर है कि व्हाइट लाइट जो है इंसिडेंट लाइट के बिल्कुल पैरेलल होकर निकलती है, तो डिस्पर्जन हमें लगभग पैरेलल दिखाई देता है इंसिडेंट लाइट के। बोलो क्लियर है, ये वाली बात नहीं है? यस Yes, सर। sir. तो बनाओ Yes, फिगर। sir. अब भैया ये क्वेश्चन हुआ खत्म, मेरी तरफ से प्रिज्म हुआ ओके। अब तो न्यूमेरिकल कोई अलग टाइप के वो कैलकुलेशन बेस्ड तो अलग है, कॉन्सेप्ट यही था, इसके अलावा कोई नहीं था। और ये आपको अपना पढ़ के समझ में भी नहीं आता, मैं बताऊं बात आपको। तो अब आपसे कभी भी कोई पूछ ले तो आप पीछे नहीं रह सकते। एक नोट करके इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना, कहीं भी कहीं मिल जाए तो आप लिख पाओ। नोट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, नोट करके। सबसे मेन क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन मैं आपको अभी क्लास के बाद सेंड कर दूंगा। तो देखो अच्छी चीज आपको पहले से ही आती है, और जो टफ चीज है वो आपकी नोट्स में हो गई। अब मैं अगर नहीं करवाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो ये जरूरी होता है करवाना इन चीजों को। एंगल वेंगल आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ कंडीशन अगर आती है निकालनी तो कंडीशन होनी चाहिए। कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपको आ जाए वो कहेगा फाइंड द कंडीशन ऑफ द डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो आप निकाल पाओ। बताओ फिगर बन गई हो तो आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. Yes, sir. नोट करो। अब ये बिल्कुल बच्चा कुचा हो गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मेन यही था जो बच्चों को समझ में कई बार नहीं आता, हर साल यही प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में। तो अब बात आती है इंपॉर्टेंट नोट। आपको अगर कहीं ये पता करने की जरूरत हो कि डिस्पर्सिव पावर किसकी होती है, क्योंकि प्रिज्म दो ही ग्लास का सबसे ज्यादा बनता है, तो डिस्पर्सिव पावर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव डिस्पर्सिव पावर भी ज्यादा। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास इज हायर, तो लिख लो डिस्पर्सिव पावर इज फ्लिंट ग्लास ऑफ फ्लिंट ग्लास इज हायर देन क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास से हमेशा ज्यादा होती है। अगर फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म बनाया जाए तो हमेशा ज्यादा अच्छा स्पेक्ट्रम बनाता है वो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब जैसे हर्ष कह रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है हर्ष जो नहीं हुआ, वो वाला जो दिया था मैंने। और बाकी कोई और भी क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो पूछ लो, बोर्ड के क्वेश्चन है। मैं इसलिए डेली बोर्ड भी दे रहा हूँ और एनसीईआरटी मैंने लगभग पूरी करवा दी है। अब हमारा Sir, कंपाउंड, third वाला. अब हमारा पता क्या चलेगा, कंपाउंड और टेलीस्कोप चलने हैं, वो 5 मार्क्स के आएंगे सब्जेक्टिव में। 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो मेहनत वाले क्वेश्चन है। तो हमारी रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन उससे पहले टेस्ट वेस्ट देख लो, क्योंकि बिना टेस्ट के कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा मैं बता दूं, मैंने कॉपी चेक करी है, तो कोशिश तो सबने करी, लेकिन इतने लंबे टाइम से एमसीक्यू करते हुए आ रहे हो आप लोग, तो सब्जेक्टिव में एकदम तो कमांड नहीं होती। अगर मैंने मार्क्स भी नहीं दिए, मैंने इसलिए नहीं दिए, मैंने कहा चलो पहले चेक कर लेते हैं। तो जो रिलेटिवली थोड़ा बहुत ठीक कर पाया है वो राधिका का थोड़ा अच्छा काम है, बाकी कोशिश सबने करी है। तो इसमें धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ टेस्ट दोगे तो ही आइडिया लगेगा। क्योंकि फिर जब मैं कंबाइंड टेस्ट लूंगा तो मैं उसे सॉल्व करूंगा क्लास में, तो ज्यादा बेटर होगा। और ये मुझे आपकी बात अच्छी लगी कि टेस्ट सर ऑफलाइन लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी। ठीक है, तो राधिका ने, हालांकि राधिका की बहुत गलती है, पर रिलेटिवली बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम अगर हुआ है तो राधिका का है, बाकी थोड़ा बहुत सबने सही किया, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन वो पहला टेस्ट है, सब्जेक्टिव अभी दिया नहीं, तो इस चक्कर में गड़बड़ हो रही है। धीरे धीरे दोगे तो होगा। हर्ष मुझे वो क्वेश्चन बोलोगे, कौन सा क्वेश्चन है वाला?
यस सर, बोलूं? हाँ बोल दो, ऐसे बोल दो, याद आ जाएगा मुझे बोलने से। So when light travels from rare to denser medium, the speed decreases. Does this decrease in speed imply a decrease in the energy carried by light wave? Justify your answer. भैया ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार, और ये इसने सही बोला कि इसे अगर आंसर भी आता हो तो इसे लिखना नहीं आ पाया। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ के देखा है, पहले तो ये बताओ मुझे, पढ़ के देखा आप लोगों ने? सर पढ़ा था बट हुआ नहीं। तो अब मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। वो कहता है रे ऑफ लाइट ट्रेवल, जो इसने मुझे क्वेश्चन बोला वो ये है, ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये है क्वेश्चन, ये बोर्ड में बहुत बार आया है, कॉन्सेप्शनल, रेयर टू डेंसर, ठीक है जी। तो कहता है इट्स स्पीड इज डिक्रीज, ये भी हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, इट्स स्पीड इज डिक्रीज। तो कहता है डज इट इंप्लाई, यानी ये क्या समझा रही है बात, इंप्लाई का मतलब, डज इट इंप्लाई मतलब इसका मतलब क्या है। अब आधे लोगों को तो इसका ये नहीं बताएगा पूछ क्या रहा है। वो कहता है डज इट इंप्लाई दैट इट्स एनर्जी इज आल्सो डिक्रीज, क्या इसका मतलब ये है कि उस लाइट की एनर्जी भी डिक्रीज हो गई है, ये कहना चाह रहा है। अगर हो गई है या नहीं हुई है तो कहता है जस्टिफाई करो, जस्टिफाई योर आंसर। और बोर्ड में जस्टिफाई का मतलब आता है सब्जेक्टिव में, यानी आप जो भी यस और नो बोलोगे उसे आप अपनी बात को फॉर्मूले से बताओगे, अगर कोई फॉर्मूला है। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको फॉर्मूले से बताना पड़ेगा। अब ये बड़ी गड़बड़ हो रही है, बहुत बच्चों के नेट इधर उधर गड़बड़ हो रहे हैं बार बार, और मैंने बोला कम से कम अब ये पढ़ाई तो ऑनलाइन अभी चलनी है और नेट तो सही रखो कम से कम अपना, फिर इंटरेस्ट नहीं बनता। तो किसी ने इस पर ट्राई किया है कि अगर, अच्छा ये बताओ, पहली बात तो ये कह रहा है, वो फिगर देखो ये वाली, कई बार हम करते थे वाली फिगर, अगर ये एयर है और ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है, ये डेंसर मीडियम हो गया, तो हम कहते हैं कि जो लाइट होती है जब एयर से आती है और ग्लास में डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, स्पीड इज डिक्रीज, इसी को रिफ्रैक्शन कहते थे। तो कहता है क्या यहाँ पे एनर्जी भी डिक्रीज हो गई क्या, एनर्जी इज डिक्रीज। तो पहले तो ये बताओ यस और नो में कितने लोग कहते हैं डिक्रीज होनी चाहिए, ये बताओ भाई, किसी का अपना कोई अलग व्यू हो कि डिक्रीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बोलो भाई। डिक्रीज ही होनी चाहिए। डिक्रीज होनी चाहिए, और कोई ऐसा भी है जो ये कहे डिक्रीज नहीं होनी चाहिए? पहले तो यस और नो पे बात आ जाए। सर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, अच्छा। अब जो कहता है होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, क्या हमारे पास कोई ऐसा जस्टिफिकेशन है जो अपनी बात को हम प्रूफ कर पाए फॉर्मूले से? क्योंकि एक ही लाइन में हमें अपनी बात कहनी है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, तो एक लाइन में कहनी है तो कैसे कहें? सर मैंने बुक्स में पढ़ा था सर, फॉर्मूला तो मेरे को नहीं पता, पर सर लैंग्वेज उसमें ये लिखी हुई थी कि कहते हैं कि जो एनर्जी होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी तो मीडियम यार में एक सेम बात बताओ, रहती है। जब तुम इतनी बात करती हो तो केमिस्ट्री भी तुमने पढ़ी है, क्या कभी केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल्स टू h न्यू, यानी एनर्जी Yes. इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, और ये फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे पढ़ा है आपने ये वाला फॉर्मूला? यस सर। ये होता है केमिस्ट्री में फॉर्मूला, ये प्लैंक कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है। तो आप बताओ रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कि सेम रहती है? सेम रहती है। सर सेम सेम रहती रहती है। है। तो आपको एक, अब हर्ष जैसे कह रहा था कि नहीं लिखना है, तो आपको पहले तो लिखना है फॉर्मूला। हर्ष आप लिखोगे बिकॉज दिस फॉर्मूला वी हैव, हमारे पास ये फॉर्मूला था, फिर आप ये अपनी लाइन लिखोगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी इज सेम ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो अगर v सेम रहेगी और h प्लैंक कांस्टेंट है तो एनर्जी कैसी रहेगी बोलो? E मस्ट बी सेम, एनर्जी सेम रहती है। बोलो हर्ष, अब क्लियर है? यस सर। तो इसे कहते हैं जस्टिफाई करना अपनी बात को, बिना फॉर्मूले के आप अपनी बात नहीं कह सकते। तो आपने बात बताई कि भाई E इक्वल्स टू h न्यू होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है फॉर्मूला। तो कहता है जब रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो एनर्जी भी सेम रहनी चाहिए ड्यूरिंग, तो स्पीड कम हो जाती है पर जितनी भी लाइट अंदर आती है उसकी एनर्जी वही रहती है, ये ध्यान रखना। तो अब अगर ये क्लियर है, कोई और भी क्वेश्चन है इसके अलावा जो नहीं हुआ था? इसे नोट कर लो जिसे करना हो। और देखो जो क्वेश्चन में भेजा करूं ना, मान लो मैं बोर्ड का क्वेश्चन भेज रहा हूं तो यार कम से कम उसे पढ़ा तो करो। मैं कभी ये नहीं बोलता डू दैट क्वेश्चन, मैं बोलता हूं ट्राई टू दिस क्वेश्चन, ट्राई तो करो, पढ़ के तो देखो। 24 घंटे में हम नेक्स्ट टाइम मिल रहे तो आप पढ़ भी नहीं पा रहे क्वेश्चन को, ये गड़बड़ हो जाती है। बताने में भी तो मजा तब आएगा जब हमने पढ़ा हुआ होगा,
नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि हम बता क्या रहे हैं। तो आप कम से कम एटलीस्ट पढ़ लिया करो, चीजें देख लिया करो। अब मैं आपको आज फिर 3 क्वेश्चन दूंगा बोर्ड के, तो मुझे तो पैरेलल लेके चलना है ना। मैं बोर्ड भी लेके चलूंगा और एनसीईआरटी मेरी अब तक की फिनिश हो गई। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए, बाकी मिरर पे वो हमें करने नहीं। अब हमारा कंपाउंड और टेलीस्कोप चलेगा। अच्छा, अब ये बताओ टेस्ट का क्या करना है? ऑफलाइन भी रखें तो टेस्ट कब रखें ये बताओ, क्योंकि एक बार वहां मैं बात कर लूंगा तो किस टाइम रखना है। तो अपने टाइम पे रख लें जो हमारा बैच का टाइम है, बोलो। यस सर। यस बताओ भाई सर। अपने बैच के टाइम में। तो अब ये बताओ कौन सा टाइम सूट करेगा, क्योंकि कंपाउंड और टेलीस्कोप तो शुरू करना फायदा पता है बहुत ज्यादा 5 मार्क्स का है। तो ये मान के लो हलवा नहीं है, इसके न्यूमेरिकली इतने जबरदस्त होंगे 3 से 5 नंबर के। अगर एमसीक्यू लेवल पे भी आ गया ना तो भी वही कर पाएगा जैसे नॉलेज होगी। तो टेस्ट तो बनता है पहले लेना। तो आज है थर्सडे, तो अगर कहो तो सैटरडे में कोई कह रहा था कि प्रॉब्लम है, सैटरडे में मत लेना। सर नेक्स्ट वीक देख लीजिए प्लीज। अबे नेक्स्ट वीक तक तो ये पूरी रे ऑप्टिक्स ही खत्म हो जाएगी, एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ अब तक। सर हाफ हाफ करके लेना सर, क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत तो चल रही है, मतलब अभी बाहर अबे गए थे ना। तुम लोगों ने मेरे दिमाग में बात छेड़ी, नहीं तो मैं तो ले रहा था ऑनलाइन। अब तुमने मेरे दिमाग में बात छेड़ी कि सर ऑफलाइन हो जाएगा टेस्ट। तो फिर एक काम करें, संडे में ट्राई करें। सर आधे आधे। ऑफलाइन क्लासेस चल रही है ना। अबे आयशा तुम चुप रहो, ऑफलाइन ये बाकी लोग चला रहे हैं, चोर वाली बातें हो जाती हैं ये अभी गड़बड़। अच्छा एक बात बताओ, किसी बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगे बताओ? इतना प्रोफेशनल लेवल कोचिंग हमारा है ना, प्रोफेशनल हिसाब किताब नहीं है। हमें तुम लोगों का भी देखना है, जरा सी देर में कुछ हो जाएगा, गवर्नमेंट नहीं निकाल रही ठीक है, पर कहीं ना कहीं न्यूज में तो चीजें आ ही रही है ना। और जो पढ़ा रहा है वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो पढ़ा रहा है कि भैया कुछ नहीं हुआ। कटिंग अभी तुम्हारी ग्रुप पे कटिंग भेजता हूं मैं, तुम पढ़ के देखना, अखबार में कटिंग आई हुई है। लेकिन वो ये चोरी छिपे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चे इसको गलत ना समझे, ये है सारी चीज। तो वो थोड़ा अनएथिकल वाली बात हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कटिंग भेजूंगा, तुम देखना अभी इस बात को। एक काम करें संडे में ले लें टेस्ट, बताओ अगर कोई दिक्कत तो नहीं। यस सर। हाँ कि ठीक ना? है सर। अगर अगर संडे बता देना, संडे में दिक्कत हो तो फिर देखेंगे। तो आधे आधे करके बुला लेंगे, मुझे बस थोड़ा ज्यादा देर बैठना पड़ेगा। मान लो एक को मैंने 10 से 11 बुला लिया, एक को 11 से 12 बुला लूंगा, यही तो काम होगा। बोलो क्लियर है वाली बात? यस सर।